आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं टैली प्राइम में परचेज़ की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहला काम होता है टैली प्राइम में या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कि परचेज़ की एंट्री कैसे करें। परचेज़ की एंट्री करने के बाद ही सारे प्रोसेस आते हैं। सेल का होता है, बैंकिंग का होता है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें सबसे बाद की चीज़ें हैं। लेकिन ये सबसे पहला काम होता है वो परचेज़ की एंट्री करना होता है। जब तक हम कंप्यूटर में किसी डाटा को एंट्री नहीं करें वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो सबसे पहला काम परचेज़ की एंट्री करना इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। परचेज़ की एंट्री करते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि परचेज़ का जो बिल है, हमारे पास जो बिल आया है वो बिल कहाँ से आया है, वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। कहने का मतलब कि ये अदर स्टेट से है या सेम स्टेट से है। ये पता करने के बाद हम अपना परचेज़ बिल लेके अपने परचेज़ की एंट्री करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परचेज़ की एंट्री दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं टैली प्राइम में। ये हमारा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ये हमारा टैली प्राइम का स्क्रीन खुला हुआ है। हमारी एक कंपनी है वीरेंद्रा सेल्स, ये वीरेंद्रा सेल्स कंपनी खुली हुई है। इसमें अब हम सबसे पहला काम होता है कि परचेज़ वाउचर एंट्री कहाँ करते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए हम वी दबाते हैं। वी शॉर्टकट की है, ये हमारा पेमेंट का वाउचर है। ये इसमें हम किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री होती है। हर एक चीज़ों के लिए इन टैली प्राइम में अलग अलग वाउचर सेट किया गया है। पेमेंट के लिए कुछ और वाउचर है, जब पैसे किसी से रिसीव होते हैं तो कुछ और वाउचर पे एंट्री होती है। जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए कोई और वाउचर होता है। सेल्स के लिए अलग वाउचर होती है और परचेज़ के लिए अलग वाउचर होती है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग वाउचर होती है। तो आप इस साइड में देख रहे होंगे कि जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर आप देख रखे होंगे, यहाँ पे दिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री के लिए 4 दबाएं, पेमेंट के लिए 5 दबाएं। हम अभी पेमेंट वाउचर पे है तो इसलिए पेमेंट का वाउचर हाईलाइट नहीं हो रहा है। रिसिप्ट के लिए F6 की बटन होता है, जर्नल के लिए F7 होता है, सेल्स के लिए F8 होता है, परचेज़ के लिए F9 होता है। तो हम यहाँ दो तरीके से परचेज़ वाउचर पर जा सकते हैं। एक तो यहाँ पे हम माउस क्लिक करेंगे तो परचेज़ वाउचर पर जाएंगे, या आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से आप F9 दबाते हैं तो परचेज़ वाउचर पर आ जाते हैं। जैसे ही परचेज़ वाउचर पर आ गया तब यहाँ पर सबसे पहला ये पूछ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर। सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है? सप्लाई का इनवॉइस नंबर मान लेते हैं कि उनका इनवॉइस 360 नंबर इनवॉइस है। उनकी डेट है 1 अप्रैल 2020 का डेट है उनकी इनवॉइस पे, 1 तारीख का डेट है। अब पार्टी नेम हम सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये हमें अग्रवाल ट्रेडर्स से मटेरियल आया है हमारे पास। अग्रवाल ट्रेडर्स को जो हमारी पार्टी है अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से, अग्रवाल ट्रेडर्स के लिए हमने उनको एक्सेप्ट सेलेक्ट किया। रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट नोट में क्या क्या चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि हमारी कंपनी के गेट पे जब मटेरियल इन होती है तो उस टाइम में इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है। रिसिप्ट नोट क्या है, रिसिप्ट नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच किसके थ्रू से आया है, डेस्टिनेशन कहाँ से आया है, कैरियर एजेंट नंबर, LR नंबर, व्हीकल मोटर व्हीकल नंबर, ये सारे आपको बिल पे, अगर आप अपने कंपनी में माल एंट्री होने से पहले इन सारी चीज़ों को एंट्री करते हैं तो आपको बिल पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इन सब सारी चीज़ों को भरते हुए आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे ये सारी एड्रेस डाल देंगे, कहाँ की पार्टी है पता चल जाएगा, दिल्ली की पार्टी है। उनका GST नंबर आप वहाँ से मैच कर ले, पहले से बना रखें, आपको पता है GST नंबर सही है, नहीं तो यहाँ से आप GST नंबर को सबसे पहले वेरीफाई करें। अगर GST नंबर गलत हो जाती है तो सारा चीज़ गलत हो जाता है और हमारा इनपुट आउटपुट अलग जगह पे चला जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि उस पार्टी का GST नंबर चेक करें कि GST नंबर जो हमने डाला है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परचेज़ करना है कि अब ये परचेज इंटरेस्टेड की पार्टी है, इंट्रा स्टेट की पार्टी है तो हम इसमें कितने परसेंट का मटेरियल उनसे है, ये 12% पे है या 18%। तो परचेज मैंने सपोजेट कि वो 12% से ख़रीदा गया तो हम यहाँ पे 12% एंट्री करेंगे। अब क्या आइटम है हमारे पास, तो मान लेते हैं हमारे पास कीबोर्ड, उसने कीबोर्ड परचेज हुआ है। कीबोर्ड हमने 250 पीसेज हमारे पास कीबोर्ड आए हैं, रेट उनका 450 का रेट है उनका, तो इस हिसाब से 1,12,500 बिल बनते रहते हैं। अब यहाँ पे हम इनको एंट्री करने के बाद एक इंटर की एक्स्ट्रा दबाते हुए हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जैसे परचेज GST 12% लिए हैं तो इसमें CGST का 6% होगा, SGST का 6% होगा। तो हम इसमें इनपुट CGST 6% करेंगे और SGST 6% करेंगे। यहाँ पे
टैक्स कैलकुलेशन करते हुए ये 6% का नहीं है, ये 18% का था। हम यहाँ पे परचेज 18% GST 18% करेंगे, फिर यहाँ पे आते हैं ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन अमाउंट हो जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे परचेज GST 18% किया और इनपुट CGST 9% किया, उन्होंने टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके हमारे पास 10,125 आ गया। इनपुट CGST हो गया, इनपुट SGST होगा। इनपुट SGST 9% हमने यहाँ ऑटोमेटिक किया, ये 10,125 रुपये ऑटोमेटिक SGST में ले लिया। इन सभी को एंट्री करते हुए अगर ये 1,32,750 रुपये का बिल बनाए, जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपके पास उस बिल में अब आपके ई-वे बिल का होगा। तब ई-वे बिल डिटेल हमें यहाँ एंट्री करानी है कि ई-वे बिल का सप्लाई इनवॉइस क्या है, ई-वे बिल नंबर क्या है, और वो सारी चीज़ें आपको बिल के साथ अलग से ई-वे बिल मिलेगा जिस पर लिखी होती है सारी चीज़ें। उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हुए फटाफट इन सारी चीज़ों में एंट्री करते हुए आगे बढ़ते हुए व्हीकल नंबर है आपके पास, व्हीकल नंबर डाल दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इन चीज़ों में इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, आगे जाके आपको धीरे धीरे उतनी ही ज़्यादा सुविधा होगी। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे तो शुरू में तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में चलता है। किसी का गाड़ी नंबर, किसी का ई-वे बिल निकालना हो तो हम कैसे निकालें? अब ई-वे बिल निकलने से पता चल जाता है कि ई-वे बिल क्या है। ई-वे बिल के साइट पर से हम भी ई-वे बिल जहाँ बनाते हैं, अगर ई-वे बिल पता हो तो हम अपने साइट से भी ई-वे बिल उसको जनरेट करके निकाल सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जाए, ताकि कि आपको आगे में प्रॉब्लम ना हो, आपको इससे और आसानी हो। कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन निकालना हो कि कौन सी गाड़ी से आया था, वो मालगाड़ी का नंबर क्या था, भाड़ा कितना दिया था, इन सब सारी चीज़ों को इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको सेव करें, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो और ये एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही आपने देखा कि हमने एक परचेज इनवॉइस की एंट्री कर रखी है, जो कि हमने कीबोर्ड ख़रीदा था। अब जैसे कि किसी और हम आपको दो इनवॉइसों की एंट्री करके दिखाते हैं। एक इनवॉइस नंबर है 352, डेट 1 अप्रैल का है, केस मटेरियल से आया है, उनका रिसिप्ट नंबर। इन सारी चीज़ों को डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि सारी चीज़ों में जो इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करें, ताकि बाद में भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। और सारी चीज़ों को भरते हुए आगे परचेज मान लेते हैं, सपोज ये परचेज IGST 18% हमने परचेज किया है। फिर इस बिल में भी कीबोर्ड हमने परचेज़ किया है, जिसमें कि 400 पीस कीबोर्ड आया है और 450 रुपये के रेट से आया है। अब इसमें हम इनपुट IGST 18% लगाते हुए इसमें देख रहे होंगे कि हमने अभी IGST 18% का अभी लेज़र नहीं बनाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको लेज़र कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो था टैली में, उसमें हम Alt+C दबा करके हम जाते थे लेज़र क्रिएशन में, लेकिन कि अब यहाँ पे बहुत अच्छा शॉर्टकट दे दिया गया है, जिससे हम कि यहीं से Alt+C करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे समझ में नहीं आता उसे शॉर्टकट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ गया, हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इनपुट IGST 18% का हमें लेज़र बना, इनपुट IGST @18% का हमने लेज़र बना दिया है। ये GST के अंतर्गत था, GST के अंतर्गत आ गया। IGST है तो ये सेंट्रल इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा। इसमें परसेंटेज कैलकुलेशन 18% है। 18% डालते हुए राउंडिंग अप लेना है तो राउंडिंग अप ले सकते हैं। राउंडिंग अप में हम 1 अंक तक ले सकते हैं। इसको सेव कराते हुए अब हम यहाँ पे इनपुट IGST 18% ले लिया है। अब जैसे ही हमने इनपुट IGST 18% लेगा तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन अब यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है 1,80,000 इसका अमाउंट हो रहा है। इनपुट IGST 18% के अकॉर्डिंग 32,400 अमाउंट
हो रहे हैं। इसमें अमाउंट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, यानी कि हमने कभी जो ऊपर जो चीज़ें सेलेक्ट की है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन नहीं ले रहा है। अगर आप जब भी कभी एंट्री करते हो परचेज़ की और कभी भी जो जीएसटी परसेंटेज है वो अमाउंट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इस परचेज वाउचर की एंट्री में कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पार्टी आपका इंटर स्टेट का हो, सेम स्टेट का हो, बट आपने इसको आईजीएसटी में ले रहा है, इसलिए शायद जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। बट हमने यहाँ पे इसको जीएसटी का कैलकुलेशन मैनुअली करके हम यहाँ एंट्री डाल रखे हैं। हो सकता है कि इस पार्टी का जीएसटी नंबर अलग स्टेट का हो, पर हम इसमें आईजीएसटी नहीं लेके परचेज जीएसटी नहीं लेके परचेज आईजीएसटी ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन नहीं खुद कर रहा। जब हम इसको सेव कराने जाते हैं, इन सारी चीज़ें डिटेल को फिल करते हुए जब हम इसको सेव कराते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो करेगा कि टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच टू वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर दैट सेट टैक्स रेट, यानी कि हमारे जो कीबोर्ड के में जो सेट होगा टैक्स रेट जो सेट होगा उससे मैच नहीं कर रहा है। उन सब सारी चीज़ों को आपको फिर से चेक करना है। ये वार्निंग का मतलब ही है कि आपका वाउचर जीएसटी के अकॉर्डिंग आपका वाउचर एंट्री सही नहीं हो रहा है, ताकि आप इसको फिर से चेक करें और फिर से इसको ठीक करें। इस वीडियो में इतना ही, हम आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।